नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक किया गया और इस मिलिट्री स्ट्राइक के दौरान जो है सुप्रीम लीडर ईरान के उनकी मृत्यु हुई। उसके उपरांत का घटनाक्रम से संबंधित 2-3 वीडियो इस चैनल पर उपस्थित है, जो इसके लिंक में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग कुछ सर्टेन बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं, बेसिक जो इशू है, उसको डिटेल से चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि जितने भी इस्लामिक नेशंस है उसमें से प्राइमरी रूप से ईरान ही वह कंट्री क्यों है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल या यूएसए के साथ दिखता है। यह प्रश्न आपके मन में भी आता होगा। साथ ही यह भी आपके मन में आता होगा कि बाकी जो कह सकते हैं इस्लामिक कंट्री है वह ईरान का साथ क्यों नहीं देते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। साथ ही आपके मन में यह भी प्रश्न आता होगा कि इजराइल का साइज तो बहुत छोटा है, तो किस तरीके से इतने लगातार जो वार है उसको सस्टेन कर पाता है। अगर साथ ही यह भी आपके मन में आता होगा कि किस तरीके से इतनी बड़ी राशि कहाँ से इजराइल के पास आता है, यह भी आता होगा। साथ ही आपके मन में यह भी एक प्रश्न हमेशा आता होगा कि यूएसए और इजराइल के रिलेशनशिप इतने क्लोज क्यों रहे हैं जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या वार होते हैं। तो ठीक है, तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग ये वर्ल्ड वार सेकेंड से। वर्ल्ड वार सेकेंड जब खत्म होता है तो उस समय आपको पता है कि तब तक जो है आपका इजराइल फिलिस्तीन का इशू जो है कम्प्लीटली रिजोल्व नहीं हो पाता और फाइनली जो है यूनाइटेड नेशन के अधीन इस इशू को छोड़ दिया जाता। और फाइनली आगे जाके जो है 1948 में फर्स्ट टाइम जो है इजराइल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री के रूप में जो है डिक्लेयर करता है। यूएसए वो फर्स्ट कंट्री होता है जब इजराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए नेशन। लेकिन जितने भी अगर आप मैप को देखिएगा, इजराइल चारों तरफ से जो है इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, ठीक है, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो शुरुआत में जो भी अरेबिक नेशंस थे उन्होंने इजराइल के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट किया। लेकिन इजराइल ने शुरू से ही जितने भी तरीके के वार हुए उसको आप कह सकते हैं कंप्रहेंसिवली उसमें जीत हासिल किया। इसके कारण क्या हुआ कि समय के साथ जो भी अरेबिक कह सकते हैं कंट्री हैं, उनके तक उन्होंने भी अपने इकोनॉमी को देखा और धीरे धीरे उन्होंने एक रास्ता लिया जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। यानी वो देखे कि वार में जितना अधिक कॉस्ट जा रहा है, लगातार इफर्ट जा रहा है, तो एक प्रैग्मेटिक रास्ता अपनाते हुए समय के साथ सभी जो भी अलग अलग कंट्री है उनके साथ जो है पीस ट्रीटी हुआ। अब जैसे इजिप्ट के साथ 1979 में ही जो है पीस ट्रीटी हो गया और इजराइल को जो है एज ए नेशन स्वीकार कर लिया गया। जॉर्डन के द्वारा 1994 में किया गया, ये भी स्वीकार कर लिया। यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ 2020 में जो है अब्राहम एकॉर्ड शांति कह सकते हैं साइन हुआ। तो तब से आप देख सकते हैं इन सभी जो इस्लामिक कंट्री उनके साथ रिलेशनशिप आप कह सकते हैं एक प्रैग्मेटिक तरीके से चूज किया गया। सऊदी अरेबिया ने कभी कोई ट्रीटी साइन नहीं किया, लेकिन आपको क्वाइट कोऑपरेशन वहां से देखने को मिलेगा। ईरान के साथ की कहानी कुछ अलग ही है। ईरान एक्चुअली में क्या है कि सबसे शुरुआत का अगर आप समय देखिएगा तो ईरान जो है, ईरान में आपको पता है 1979 के पहले वहां शाह का शासन था, ठीक है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले। इस समय तक ईरान के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत अच्छे थे आपका जो कह सकते हैं इजराइल के साथ। और प्री 79 में आपको वहाँ हर तरीके का जो इवन इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन है वह भी देखने को था, तेल का भी व्यापार होता था और फ्रेंडली रिलेशनशिप था जो वहाँ पर जो रिजिम में थे। इसका कारण क्या था कि जब शुरुआत में ये कॉन्फ्लिक्ट या वार होता था तो इजराइल हमेशा ऐसे कंट्री से रिलेशनशिप रखा जिसके साथ उसका बॉर्डर नहीं था, शेयर बॉर्डर नहीं था। जहाँ पर बॉर्डर रहेगा वहाँ अधिक कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसमें आपको ईरान था, टर्की था, इथियोपिया था, ऐसे कंट्री से अधिक रिलेशनशिप रखा गया था, ठीक है। तो उस तरह बाकी आपको पता है दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त हो जाता है। तो बाकी जो बीच में कंट्री होंगे सबका एक दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर इशू तो रहता ही है। तो इसका एडवांटेज लेते हुए जो है इजराइल ने ईरान से रिलेशनशिप अच्छा किया था और अच्छा रिलेशनशिप 1979 के पहले था भी। अब लेकिन 1979 के पहले वहां पर शासन चल रहा था शाह का। वहां पर क्या हुआ ना कि ईरान में उनके खिलाफ यह आरोप लगा कि उनका शासन बहुत ही ऑथोरिटेरियन है और वो एक अमेरिका के पपेट के रूप में शासन कर रहे हैं और यहाँ का जो वाइल्ड रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, उसका वेस्टर्न पावर्स के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि मिसयूज किया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।
प्लस जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जैसे महिला को फ्रीडम को लेके, तो इन सब के खिलाफ भी जो है वहाँ का कह सकते हैं जो रिलीजियस वर्ग था वो अगेंस्ट था। और फाइनली 1979 में इन सब का कल्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा 79 का रिवॉल्यूशन। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो आपको पता है कि उसको लीड कर रहे थे अयतुल्ला खोमैनी, जो कि एक क्लरिक्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि सर्टेन कुछ आइडियोलॉजी तो चाहिए जिसको आधार पर वो अधिक से अधिक लोग को यूनाइट कर सके। तो उन्होंने एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका के कंसेप्ट को जो है वहां से ही हवा दिया था, उसी मेन आइडियोलॉजी के तरफ जो है यूनाइट किया, और उसी के तहत जो है आपका कह सकते हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। आज जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अयतुल्ला खोमैनी वहां पर सुप्रीम लीडर बने, तो नए तरीके से संविधान लिखा गया, नए तरीके से करिकुलम लिखा गया, और ये जो आप आइडियोलॉजी है वो मेन आइडेंटिटी ईरान का बन गया। यानी एंटी इजराइल जो सेंटीमेंट था वो सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिसी नहीं रह गया, वो लिजिटिमेसी हो गया जिसके आधार पर वह जो है शासन कायम था। तो ये आप समझ सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस जो स्कूल्स किताब के जो बुक्स है उसमें जो है अमेरिका और जो इजराइल को एज ए सीन जो है रिप्रेजेंट कराया गया। जो बच्चे उसमें स्टडी कर रहे होंगे उनके दिमाग में शुरू से ही अमेरिका और इजराइल के प्रति आप कह सकते हैं कि निगेटिव जो है इमोशंस भरे गए। अब 1979 से अब 2026 हो गया, तो लगभग 47 साल हो चुका। तो उस समय के जो बच्चे जो स्कूल्स में गए होंगे, आप सोच के देखिए कि किस एज में, यानी कितना बड़ा पॉपुलेशन का माइंड उस तरीके से अभी तक जो है ब्रेन वॉश हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि उस तरीके की आइडियोलॉजी में इमर्स हो चुका है। और एक बार जब वो आइडियोलॉजी आ गया तो उसके ट्रैप में ईरान खुद भी आया। अब देखिए हुआ क्या, जब वहाँ 1979 से जो है फॉरेन पावर्स वहाँ से चले गए, यूएसए वहाँ से आप कह सकते हैं इंटरवेंशन कम हुआ, तो वहाँ यूएसए ने वेरियस तरीके के सैंक्शंस लगाए, ठीक है, और इकोनॉमिक सपोर्ट कम मिलने लगा, ठीक है, रेसिस्टेंस अलग अलग कंट्री से मिला। उसके कारण क्या हुआ ना कि वहाँ का इकोनॉमिक कह सकते हैं कंडीशन अच्छी नहीं रही। उसके कारण वहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिला, आप कह सकते हैं करप्शन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम जो है वहाँ पर बढ़ते चला गया। जब इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ते चला जाएगा तो आपके पास दो तरीके का जो है सॉल्यूशन है। या तो आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के मदद से या इकोनॉमिक पावर के मदद से, और नहीं तो जो डोमेस्टिक जो इशूज है उससे ध्यान भटकाइए कहीं बाहर। तो यहाँ वही चीज हुआ कि जो डोमेस्टिक इशूज था उसको प्लस अपना ऑथोरिटेरियन रूल मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल एनिमी के रूप में इजराइल और जो अमेरिका का जो यूज किया जा रहा था वो लगातार जरूरत के रूप में रहा, और उसको जो है इन्फोर्स कराता गया। प्लस क्या हुआ कि ईरान क्या है आपको पता है कि सुन्नी सॉरी शिया कंट्री है, जबकि जो अरेबिक जैसे सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी कंट्री है। तो ईरान अपने आप को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाह रहा था। जो क्लरिक्स वहां पर सुप्रीम लीडर बने वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का आप कह सकते हैं कि हेड बनना चाह रहे थे। तो उसमें क्या है, आप सपोज कीजिए एक साइड सुन्नी ग्रुप है, एक साइड सिया ग्रुप है। तो सिया ग्रुप के अगर ये सुप्रीम लीडर हैं, इनको अगर सुन्नी ग्रुप का भी नेतृत्व करना है तो कोई ऐसा कॉमन कॉमन आप कह सकते हैं इशू पकड़ना होगा जिसमें दोनों सहमत हो, या दोनों को जो है ये कम से कम इंटरेस्ट उसमें हो। तो इसीलिए इसमें इजराइल और फलस्तीन का इशू को जो है आप कह सकते हैं कि यूज किया गया, ताकि जो लिजिटिमेसी है उसको ईरान जो है वो इन्फोर्स कर सके और अपने आप को अमेरिका का यानी अमेरिका या प्लस जो वेस्ट का सबसे बड़ा रेसिस्टेंस के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। तो ये आइडियोलॉजी के तहत ईरान जो है आप कह सकते हैं सबसे अधिक रेसिस्ट करते हुए दिखा और उस आइडियोलॉजी के ट्रैक में जाते रहा। अब आज के समय में क्या है कि आप सोच के देखिए कि एक ऐसा नेशन जिसके जो रूलर्स है, जिसका कि जो बेसिस था, जो नए शासन का बेसिस था, वही यह आइडियोलॉजी था, एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन, प्लस वहाँ का आप कह सकते हैं डोमेस्टिक इशूज को डाइवर्ट करने के लिए भी यूज किया गया। प्लस अपने आप को जो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप है वह भी इस आधार पर प्रोजेक्ट करता है ईरान कि वह जो है वेस्टर्न पावरों का विरोध करता है, उसको रेसिस्ट करने का सबसे बड़ा पावर है। तो अब वो स्थिति है कि वो पीछे जाने की स्थिति नहीं। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रैग्मेटिक रास्ता है, यानी प्रैग्मेटिक रास्ता कहने का मीनिंग है कि ऐसा रास्ता जिसमें कि कोई देश यह सोच सकता है कि हम अमेरिका से बढ़िया रिलेशनशिप बना सकते हैं, मेरा डिफेंस में कम खर्च होगा, मेरा तेल का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अब इतने स्ट्रैप में आ गया कि ईरान के पास अब वहाँ फॉल बैक करने का रास्ता जो है कम दिखता है या उसके कारण मुश्किल है। उसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जैसा पॉइंट को
कि इजराइल के पास स्ट्रेंथ कहाँ से है। इजराइल इतना छोटा सा कंट्री है, उसके पास इतनी आर्मी, इतना जो है एयरफोर्स कहाँ से आता है कि वो इतने बड़े कंट्री या इतने मुस्लिम कंट्री से जो है फाइट भी करता है और वो जीतता भी। तो उसका कुछ मुख्य कारण है। जैसे पहला कारण बताया जाता है सिटीजन आर्मी, वहाँ जितने भी लोग हैं उनको यूनिवर्सली मैंडेटरी रूप से जो है उनको सर्विस देना है। उसके कारण क्या होता है, एक तो सर्विस देना है, अब प्लस क्योंकि इजराइल आपको देखते होंगे हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, वार में रहता है, उसके कारण जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं वो बहुत ही हाईली स्किल होता है, क्योंकि उनको रेगुलर जो है प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस मिलता है। तो पहला कारण ये है कि एक तो संख्या अधिक है और जो है प्लस जो है वो जो भी लोग हैं वो स्किल्ड है, तो ये चीज़ है। प्लस वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है आपका आर्म्स का, आप कह सकते हैं डिफेंस का, वो सेल्फ रिलायंस है। जितने भी आप देख सकते हैं कि जैसे आयरन डोम है, आयरो सिस्टम है, तो वेरियस तरीके के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो उसको बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कम करना पड़ता है या मिनिमम करना पड़ता है। ऑल्दो अमेरिका से कुछ इंपोर्ट होता है लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है। तो ये सेल्फ रिलायंस है, ये कारण है। प्लस न्यूक्लियर जो शैडो यानी न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी का कंसेप्ट जो है अपनाया जाता है इजराइल के द्वारा। इजराइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का कैपेबिलिटी है। तो इजराइल इसको ना ही एक्सेप्ट करता है और ना ही मना करता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको पता है कि क्या होगा कि जितने भी वहां पर इस्लामिक कंट्री है उसमें रेस लग जाएगा और सभी कंट्री अपने उस रेस में बढ़ाएंगे। तो ये इसके कारण कभी इजराइल जो है वो उस चीज को ये नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। और वो बना, और क्यों, जो उसके कारण क्या होता है ना कि एक डिटरेंट बना हुआ है कि इजराइल पर अगर कोई अटैक करेगा तब ये पता रहेगा कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो दूसरे कंट्री को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके कारण वो एम्बिग्यूटी बनाए हुए रखता है। इसके कारण भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत सारे इस्लामिक कंट्री जो है बचते हैं, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके पास की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ठीक है, ईरान वह कंट्री है जो कि कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर अभी जो आपको पता है कि वार का मेन इशू भी अभी वही है कि ईरान के बारे में यह कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 2 सप्ताह मात्र समय बचा हुआ था, अन्यथा वो ईरान जो है उस कैपेबिलिटी को हासिल कर लेता। लगभग 84% जो इनरिचमेंट है वह ईरान के द्वारा किया जा चुका था। हालांकि इसके बारे में कहीं पर 60% मिलेगा, कहीं 70 मिलेगा, कहीं 80 मिलेगा। तो वो नहीं है। कहने का मतलब है कि ईरान उस दिशा में था कि जहां जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है जो 90% होना चाहिए मिसाइल्स बनाने के लिए, वो अचीव करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ये एक कारण है। इसके कारण आपको पता है कि इजराइल जो है एक अकेला कंट्री यहाँ पर रहेगा, जिसके कारण कि किसी का जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स कंट्री ना रहे, यानी न्यूक्लियर कंट्री अकेला रहेगा। और इजराइल क्यों डरता है न्यूक्लियर मिसाइल, क्योंकि आपको पता है कि बाकी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन एक न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर इजराइल पर होगा तो वो आप कह सकते हैं पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म होगा, वो देश ही खत्म हो जाएगा, सारे लोग वह उसके चपेट में आएंगे। तो इजराइल के लिए वो बताया कि यह तो मेरे एग्जिस्टेंस का बात है, यहाँ मेरे कोई सर्टेन पॉपुलेशन या सर्टेन एरिया की बात नहीं है, तो मेरे पूरे के पूरे देश की बात। इसलिए भी वो इजराइल जो है किसी दूसरे कंट्री को उस स्थिति में नहीं देखना चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। तो ये एक कारण रहता है, और ये एम्बिग्यूटी का यूज जो है अपना करता है इजराइल अपने को मजबूत रखने के लिए। प्लस जो है स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, इजराइल का शुरू से, जब से 6 डे वार इजराइल ने फर्स्ट टाइम जीता था, तभी से ये सिद्धांत है कि लग रहा है कि अगर कोई कंट्री जो है उस पर हमला कर सकता है, उससे रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो इजराइल वेट नहीं करता, पहला स्ट्राइक वो खुद करता है। और ये अभी तक का जो रणनीति है उसमें जो है सफल रहा। तो ये कुछ कारण है इजराइल को कह सकते हैं इतने छोटे होने के बावजूद जो है वार में जीतने का। प्लस कुछ जो इंटेलिजेंस का आउटपुट, आपको पता है कि मोसाद जो है वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जो है इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। तो इनपुट बहुत अच्छा मिलता है। प्लस ये कहा जाता है कि इजराइल में पर कैपिटा अगर स्टार्टअप्स देखिएगा तो सबसे दुनिया में सबसे अधिक है, यानी टेक्नोलॉजी का वहाँ पर बहुत अच्छा यूज है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्लस जितनी भी बड़ी कंपनी आप इमेजिन कर लीजिए, एप्पल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, मेटा है, सबका रिसर्च आपका एंड डेवलपमेंट का सेंटर आपको इजराइल में देखने को मिलेगा। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई है, प्लस जो है हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत R&D में हाई है। तो इन सब का फायदा उनको वेरियस जो टेक्नोलॉजी बनाने में होता है, चाहे वो साइबर वारफेयर का कैपेबिलिटी इंक्रीज करने में हो, AI का बेहतर इंटीग्रेशन करने में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में हो,
तो इन सब चीज़ों के कारण वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इजराइल मजबूत रख सका है। और बहुत तरीके का पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्टक्सनेट जो था, जो ईरान का मिसाइल जो प्रोग्राम था उसको जो है डैमेज पहुंचाया गया था स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से। तो ये है, प्लस जो है आप इसी के कारण अपने टेक्नोलॉजी के कारण टारगेटेड एसेसिनेशन कर पाता। अभी आप देखें कि पहला ही दिन स्ट्राइक में किस तरीके से सुप्रीम लीडर जो है वो मारे गए। तो इतना टारगेटेड एसोसिएशन अपने करने में इजराइल सफल रहता है अपने टेक्नोलॉजी के मदद से। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखें। उसके बाद एक और है साइकोलॉजी। आप देखिए इजराइल के जो भी सिटीजन है उनके पास यह है कि हमारे पास तो हारने का स्कोप ही नहीं है। मात्र 90 लाख लोग का ये कंट्री है जो चारों तरफ होस्टाइल एक्टर से, यानी चारों तरफ इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ। अगर युद्ध हारने का मतलब है ना यहाँ लोग बचेंगे ना कंट्री। इसलिए क्या है कि उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई है और उनका कॉम्पिटेंसी लेवल उसके कारण बहुत ही अधिक गया है। ठीक है, और हमेशा इसके कारण इजराइल जो है एग्रेसिव पोस्चर्स रखता है। आपको बताया ना कि अगर लगता है तो वो वेट नहीं करता है हम पर कोई हमला करे, वो खुद हमला करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का चीज़ है। अब यूएस और इजराइल का बॉन्ड या रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यूएस जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होता है, तो यूएस जब वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जिस तरीके से आप कह सकते हैं होलोकॉस्ट का घटना हुआ, जिस तरीके से आप कहते हैं ज्यूस के साथ आप कह सकते हैं क्राइम किया गया, उसको लेके जो है एक गिल्ट का फीलिंग रहता है। और वो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स के रूप में जो है यूएसए जो है फाइनेंशियल एड जो है देते रहता है, प्लस एक सिंपैथी भी इजराइल के साथ इन चीज़ों को लेकर रहता है। प्लस जो है एक शेयर्ड वैल्यू है। आप देखिएगा मिडिल ईस्ट में इजराइल आपको अकेला जो है डेमोक्रेसी दिखेगा जहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होगा, रूल ऑफ लॉ की बात होगा। तो अमेरिका के लिए कह सकते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करना आसान है। और उस भी जो आइडियोलॉजी के साथ का अकेला कंट्री है उसके कारण भी रिलेशनशिप जो है मजबूत है। प्लस जो है कोल्ड वार, ये सबसे मेन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। जब कोल्ड वार में दो ही बड़े नेशंस कह सकते हैं लीड था, एक तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री को लीड कर रहा था यूएसए, तो वही जो है सोशलिस्ट कंट्री को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का एक्सपेंशन रोकने के लिए अगर आप मिडिल ईस्ट में इजराइल का यूज किया गया, आप कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा, तो तब से ये लीजेसी बना हुआ है कि जो सोवियत जो रूस है यानी यूएसएसआर को जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था उसको रोकने में एक रिलायबल और स्टेबल पार्टनर के रूप में हमेशा जो है इजराइल रहा। तो तब से ये लीजेसी जो है कंटिन्यू है। प्लस इंटेलिजेंस, आपस में आपको पता है कि मोसाद भी बहुत हाईली कॉम्पिटेंस है। प्लस अमेरिका का जो इंटेलिजेंस का दोनों के बीच बहुत ही बेहतर संबंध रहते हैं। प्लस अमेरिका एक और के लिए और इजराइल का यूज है। आपको पता है कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है उसका वन ऑफ द मेजर सोर्स जो है वेपन इंडस्ट्री है। और अमेरिका का कौन सा वेपन कितना अच्छा रियल ग्राउंड में काम करेगा उसके लिए एक तो होता है कि टेस्टिंग, टेस्टिंग होना अलग बात है, और रियल जो युद्ध होता है उसमें किस तरीके से मिसाइल्स या जो अलग डिफेंस इक्विपमेंट है कैसे परफॉर्म करता है वो अलग चीज़ है। तो इजराइल क्योंकि हमेशा किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, तो इनके जो वेपन्स का टेस्टिंग आप कह सकते हैं कि इजराइल के माध्यम से भी होते रहा है। तो ये चीज़ है। प्लस कुछ डोमेस्टिक जो है पॉलिटिक्स का भी असर है। आप देखिए जो इवेंजेलिकल जो आप कह सकते हैं वोटर्स हैं, वो स्पेशली रूरल और जो साउदर्न अमेरिका है वहाँ पर उस तरीके के कह सकते हैं कि विचारधारा के लोग हैं, जो इनका यह मानना है कि जो बाइबल में या जो कंसेप्ट है कि ये ज्यूस का ही लैंड है उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। और ये मानते हैं कि जो पैलेस आपका जो जेरूशलम का लैंड है वो ज्यूस का ही है और ज्यूस उसके सही में हकदार है, उनके साथ सिंपैथी रखता है। और ये ऐसे लोग को वोट देते हैं जो इजराइल के कह सकते हैं सपोर्ट में जो बोलते हैं। तो इसके कारण कह सकते हैं डोमेस्टिक जो है प्रेशर है यहाँ पे। प्लस डिफेंस इंडस्ट्री, बहुत सारा डिफेंस इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं परचेज भी इजराइल के द्वारा किया जाता है। जो भी बेहतर इक्विपमेंट्स हैं तो वो भी आप कह सकते हैं उसके मार्केट के रूप में भी काम करता है इजराइल। प्लस वन ऑफ द जो की पॉइंट्स है वो है लॉबी। आपको पता है कि ऑल दो ये ज्यूस का पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड कम है, लेकिन जहाँ भी हैं बहुत ही डोमिनेंट हैं, बहुत ही रिच लोग हैं। तो इनका प्रभाव हर जगह पर रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर इकोनॉमी हो, मीडिया हो। इसके कारण भी यूएसए में जो है इनका जो लॉबी बहुत मजबूत है। और इवन अगर कोई चाहे वो रिपब्लिकन हो या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक्स हो, अगर एंटी इजराइल की बात करेंगे तो जो वहाँ का लॉबी है वो उनके अगेंस्ट को जिताने के लिए फंडिंग तक भी करता है। तो इस तरीके की बात जो है मीडिया के अलग अलग चैनल से कही जाती है। तो कहने का मतलब है कि कुछ डोमेस्टिक
जो पॉलिटिक्स है उसके कारण भी यूएसए जो है टिल्ट है इजराइल के तरफ। तो ये चीज़ें जो है एक्सपर्ट के द्वारा कही जा रही है। प्लस जो है अब हम लोग देखते हैं कि जो लगातार युद्ध करता है तो इजराइल को पैसा कहाँ से आता है। तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ा जो है यूएस एड के रूप, यूएस हमेशा 3.8 बिलियन डॉलर जो है एनुअली जो है इजराइल को करता है। और जब कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है, जैसे फलस्तीन के साथ अगर युद्ध इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, तो एडिशनल फंडिंग भी यूएसए के द्वारा किया जाता है। ये है। प्लस जितना भी जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है कि इजराइल जो है ह्यूज मात्रा में एक्सपोर्टर है आपका डिफेंस इक्विपमेंट का, तो वहाँ से राशि आता है। प्लस जो जितने भी ज्यूस दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं वहाँ से वो प्राइवेट डोनेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा राशि यहाँ पर आता है। प्लस जर्मन रिपरेशन, यानी जर्मन यानी कि हिटलर के द्वारा जो है वर्ल्ड वॉर 2 या उसके पूर्व में जो उनके साथ कह सकते हैं कि जो घटना होलोकॉस्ट का हुआ था, तो जर्मन उसके एवज में जो है आपका राशि जो है इजराइल को दिया करते हैं। ऑल दो वे आज के समय में वो राशि का अमाउंट कम लगेगा, लेकिन शुरुआत में वह राशि का यूज जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इजराइल के द्वारा जो है किया गया था। तो ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स है। प्लस एक शुरुआत में क्या था कि तेल और गैस जो है इजराइल को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन 2010 के आसपास जो है लेवियाथन जो आप कह सकते हैं कि मेडिटेरियन का एरिया है, क्योंकि आपको पता है इजराइल के एरिया जो है मेडिटेरियन से लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है गैस का रिजर्व मिला, तब से यह जो है एक्सपोर्टर बन गया, यानी एनर्जी जो है इंपोर्टर से अपने आप को एनर्जी एक्सपोर्टर में जो है चेंज हो गया। प्लस जो है आर्म्स का टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर है, चाहे वो ड्रोन्स हो या आयरन डोम हो, इन सब का एक्सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी में जो है एक्सपोर्ट करके जो है ह्यूज अमाउंट में जो है कह सकते हैं कि राशि आता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है, जिसे अभी पेगासस वगैरह जो है कहा जाता है कि वो इजराइल का ही था, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का भी ग्लोबल हब के रूप में देखा जाता है। यानी जो सिविल जो आप कह सकते हैं सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी में लीड है, उसका भी जो पैसा आता है तो वो भी इजराइल जो है अपने डिफेंस में जो है उसको यूज करने से नहीं चकता है, और वहाँ पर यूज जो है होता है। इसके कारण इजराइल को कभी भी वार के लिए किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अब उसका खुद का इकोनॉमिक पावर हाउस इतना मजबूत है कि वो युद्ध को सस्टेन रख सकता है। तो ये सर्टेन कारण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज हम लोग जो है आपके साथ डिटेल से चर्चा किए कि किस तरीके से जो है ईरान वन ऑफ फ्यू कंट्री इस्लामिक कंट्री में है जो कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल और यूएसए के साथ है। फंडिंग मैकेनिज्म क्या है इजराइल का, क्यों स्मॉल कंट्री होने के बाद भी रेसिस्ट कर पाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आज के वीडियो में देखें। साथ ही अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का मूल इशू क्या है, वो एक अलग से वीडियो बना हुआ, उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, जरूर देखिए। उसमें हिस्टोरिकली किस तरीके से रिलेशनशिप इवोल्व हुआ उसको हम बताए हैं, पूरा रिलीजियस एंगल के साथ, जियोपॉलिटिकल एंगल के साथ, समय के साथ, वर्ल्ड वार में क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ को जो है हम लोग वेरियस जो अकाउंट से उसको कवर किए हैं वहाँ पे। प्लस अभी जो अटैक हुआ है उसके बारे में एक अलग से वीडियो है, वो भी उसका भी लिंक नीचे शेयर कर देंगे। प्लस एक और वीडियो बना हुआ है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जो एक्सपर्ट कर रहा है वो भी हम आपके साथ अलग वीडियो में चर्चा किए हैं। तो उन चीज़ों को आप अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डिटेल्स में, अगर आपका इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स को समझने में है, तो काइंडली आप सारे वीडियोज़ को देखिए। मिडिल ईस्ट को अगर आपको समझना है बढ़िया से, ये सारा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर किसी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा उम्मीद है कि आप अगर चारों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका किसी भी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब देने में जो है सफल रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का सपोर्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार के आपको सजेशन है ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में उसका जो है सुधार कर सकें, प्लस जो है और बेहतर वीडियो के साथ आपके साथ जो है उपस्थित हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।